तो बड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका बेटा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरे नाम से कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तीसरा बेटा नाम है इसका कॉन्ड्रियोसोम। चौथा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है कॉन्ड्रियोप्लास्ट। इसका पांचवा बेटा नाम है प्लाज्मोसोम। छठा इसका नाम है प्लास्टोसोम। सातवां बेटा इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है प्लास्टोकॉन्ड्रियन। आठवां इसका नाम है सार्कोसोम। नवां इसका नाम है बायोप्लास्ट। दसवां इसका नाम है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। 11वां इसका नाम है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल। ये आपके 10 से 11 नाम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। बात आ रही है बेटा समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया के 10 से 11 नाम है, ये याद रखना भी, ठीक है बेटा। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल की टेस्ट में हर साल बेटा एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इस एक टॉपिक के अंदर। बात आ रही है समझ? इतना इम्पॉर्टेंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को अच्छी तरह से गौर से सुनिएगा। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये अपना ऑर्गेनेल है और ये ऑर्गेनेल पाया जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। बेटा ये सेल होता है जो भी जानदार जो है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये रॉड शेप, बीन शेप, थैलीनुमा वेजिकल फॉर्म में ये ऑर्गेनेल होता है। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा। ये साइटोप्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करें बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कोलेकर। कोलेकर ने इसको डिस्कवर किया था 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। फिर हम बात करें इसकी अक्यूरेंस की तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है प्लांट, अलजी, फंजी, प्रोटोजोआ, एनिमल। ये 5 बेटा जानदार हैं जिसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं या यूकैरियोटिक सेल वाले जानदार। इन पांचों ही यूकैरियोटिक सेल वाले जानदारों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके साइटोप्लाज्म में। बाकी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है आपके प्रोकैरियोटिक जानदारों में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक के जानदार ये हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन दोनों ही जानदारों में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब आगे चले बेटा शेप। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप बेटा ग्रेनुलर है, वेजिकल शेप है, रॉड शेप है या बीन शेप है। इसकी जो शक्ल है बेटा वो बीन शेप होती है, किडनी की तरह या बीन या लोबिया की तरह होती है, या रॉड शेप होती है, वेजिकल या थैली की फॉर्म में होती है, ठीक है बेटा। आगे हम चलें तो इसकी साइज बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की साइज है 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर डायामीटर है और 10 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है या हाइट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा ऐसे साइज है, ये लेंथ ये होती है 10 माइक्रोन मीटर और इसकी ये जो ऐसे विड्थ जो होती है, डायामीटर जो होता है वो होता है 0.5 to 1 नैनोमीटर, ये इसका डायामीटर है। और माइटोकॉन्ड्रिया की साइज जो है ना बेटा ये बराबर होती है एक जानदार के, और इस जानदार का नाम है बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया से क्योंकि जो बैक्टीरिया के कैरेक्टर हैं वही सेम कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा स्पेशल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना बेटा। इसके कैरेक्टर्स को आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे चले तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है इन 2 चीज़ों में। हमारी बॉडी में जो ब्लड है बेटा खून, इस खून में होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेलों में याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बेटा, रेड ब्लड सेलों में हर ऑर्गेनेल एब्सेंट है, उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। उसमें सिर्फ पिगमेंट होती है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके ताकि वो आरबीसी सिर्फ गैसों को ही उठा सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से रेड ब्लड सेलों के अंदर ये ऑर्गेनेल या कोई भी चीज़ें मौजूद नहीं है। आगे देखें सीव ट्यूब। बेटा सीव ट्यूब क्या होते हैं? प्लांट के अंदर एक पाइप होता है खाना उठाने वाला, इस पाइप को कहते हैं फ्लोएम। बेटा आपके प्लांट के अंदर ये जो फ्लोएम होता है बेटा, ये फ्लोएम आपका बना हुआ एक तरह के सेल का, सेल को कहते हैं सीव ट्यूब सेल।
या इसको हम कहते हैं सिंपल CO2 सेल्स या खाना उठाने वाले सेल। बेटा इन सेलों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये दो सेल हैं आपके जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये बात याद रखें, ठीक है बेटा। आगे हम चलें, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल है बेटा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। उनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मीजोसोम होता है। मीजोसोम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर इनफोल्ड खाती है। होता क्या है बेटा, ये एक जानदार है बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड खाती है साइटोप्लाज्म में, और सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम कहते हैं मीजोसोम। बेटा आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसकी जगह पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन करती है, और सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड फोल्ड्स को हम कहते हैं मीजोसोम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम। आगे हम चलें बेटा, मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एक स्पेशल ऑर्गेनेल है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, डम्बो का मतलब है डबल, डी माना डबल, एम माना मेम्ब्रेन, बी माना बाउंडेड, ओ माना ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर जो मेम्ब्रेन है इसकी वो गोल सी होती है, स्मूथ होती है, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो इरेगुलर होती है, फोल्डेड लेयर होती है, और उसके फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है बेटा। इन मेम्ब्रेन्स को आगे डिस्कस करते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये मेम्ब्रेन सारी इसकी लिविंग है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। आगे चले, स्पेशल फीचर माइटोकॉन्ड्रिया जो बेटा है ये एक स्पेशल ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है बेटा। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल या सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनेल, ये लफ्ज उसी ऑर्गेनेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिस ऑर्गेनेल के अंदर तीन चीजें अपनी हों। वो तीन चीजें कौन सी हैं बेटा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का DNA है, नंबर 2 खुद का राइबोसोम है, नंबर 3 खुद का RNA है। जिस भी ऑर्गेनेल में खुद का DNA होगा, नंबर 2 खुद का राइबोसोम होगा, नंबर 3 खुद का RNA होगा, तो ऐसे बेटा ऑर्गेनेल को हम कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें ये तीनों चीजें खुद की हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के DNA पे या साइटोप्लाज्म के राइबोसोम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, खुद का प्रोटीन फैक्ट्री है जिसको कहते हैं राइबोसोम, खुद का मैसेंजर है, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका नाम है RNA, ठीक है बेटा। एक और ऑर्गेनेल होता है प्लांट के सेल में जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्लास्टिस कहते हैं। प्लांट के अंदर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल 3 होते हैं, एक न्यूक्लियस है, एक होता है प्लास्टिड, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल 2 होते हैं बेटा, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है न्यूक्लियस। ये 2 होते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। बाकी हमारे सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिस तो एब्सेंट है, ठीक है बेटा। ऐसे आगे हम चलें तो डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनेल है, ये अपनी खुद डिवीजन करता है, और इसकी डिवीजन को ना हम माइटोसिस कहेंगे ना ही मियोसिस कहेंगे, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन उस सेल के अंदर होती है जिसमें स्पाइंडल फाइबर्स बने, ठीक है बेटा, सेंट्रियोल मौजूद हो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पाइंडल फाइबर नहीं बनते हैं, सेंट्रियोल नहीं होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट टूटता है 2 टुकड़ों में, और इस डिवीजन को हम कहेंगे फिजन। फिजन का मतलब ये टूटना 2 टुकड़ों में, 2 इक्वल पार्ट्स में, इसको हम कहेंगे फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अपनी तादाद बढ़ाता है बाय फिजन, और इस डिवीजन को हम कहेंगे एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब है ऐसी डिवीजन जिसमें कोई स्पाइंडल फाइबर का रोल ना हो या स्पाइंडल फाइबर ना बने। और जैसे बेटा देखें ये सेल है, सेल की डिवीजन ऐसे होती है, सेल में एक ऑर्गेनेल होता है सेंट्रियोल, वो धागे बनाता है बेटा, इन धागों को कहते हैं स्पाइंडल फाइबर। ये धागे है ना सेल की डिवीजन कराते हैं, ऐसी डिवीजन को हम कहेंगे माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है बेटा, जो स्पाइंडल फाइबर के जरिए हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर कोई धागे शागे नहीं बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट टूटता है 1 से 2 टुकड़ों में, तो ऐसी डिवीजन को हम कहेंगे अमाइटोसिस या सिंपल डिवीजन विदाउट स्पाइंडल फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में
बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बॉडी कंडीशन। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, और ये ज़्यादा एनर्जी की डिमांड तभी पूरी होगी जब बेटा आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ेगी। एक्सरसाइज के टाइम हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया अपनी आबादी को बढ़ाता है बाय फिजन या बाय अमाइटोसिस डिवीजन, जिसके नतीजे में हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में हमें थकावट कम होगी। आप देखें वो बंदे जो डेली वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें थकावट कम होगी, उनमें सहक कम होगी, उसमें पेन कम होगा। जो सुस्त हैं, लेजी हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे और उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी कम होंगी। इस वजह से जो सुस्त लोग हैं वो अगर ज़्यादा दौड़ेंगे, वॉक करेंगे, तो थकावट उनको जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की कम होने की वजह से। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज करने वाले बंदे में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तादाद में होते हैं, और अपन जैसे नॉर्मल बंदे में, सुस्त बंदे में कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अपने आप को बढ़ाता है, और इसको कम करने वाला, खाने वाला, कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गेनेल होता है बेटा, इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑर्गेनेल को हम डिस्कस कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में, पार्ट 1 पार्ट 2। लाइसोसोम के ये दोनों ही टॉपिक आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उसको थोड़ा देख लें ताकि ये टॉपिक आपको थोड़ा फिर समझ में आ जाएगा। बेटा ये सेल है या बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हैं ना, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर आपको एक ऑर्गेनेल याद नहीं है तो दूसरा ऑर्गेनेल समझ में नहीं आएगा। ये सेल चैप्टर है ना, साइटोलॉजी, बेटा ये आपका 20 से 30 किस्तों में होता है। जैसे आप ड्रामा देखते हैं बेटा, उसमें किस्तें होती हैं बेटा, सीरियल की सीरीज होती हैं, किस्तें होती हैं, ठीक है ना। ऐसे आप मिसाल एक किस्त नंबर 5, 6, 7 ना देखो तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही सेल का हर एक ऑर्गेनेल आपको याद नहीं है तो सेल की पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। फिर पूछते पड़ोगे भाई ये लाइसोसोम क्या है, इसका क्या काम है, बात आ रही है समझ में बाबा। तो लाइसोसोम वो चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया को खाएगा जब हम सुस्त हो जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब अपनी बॉडी में उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम छोड़ेगा जितने माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे सेल को जरूरत है। बाकी एक्स्ट्रा को ये लाइसोसोम खा देगा, चट करेगा, ठीक है ना बेटा, सिंपल। और आगे हम चलें तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम। आगे हम चले रिजेम्बलेंस, बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर किया जाता है एक जानदार के साथ, उस जानदार का नाम है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की साइज माइटोकॉन्ड्रिया की साइज बराबर है। बैक्टीरिया में भी खुद का डीएनए गोल शक्ल का जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए, और ये डीएनए भी गोल है, हेलिकल नहीं है। ये जैसा न्यूक्लियस में होता है ना, ऐसे धागे में हेलिकल डीएनए, वो डीएनए इसमें नहीं है बेटा, इसमें होता है गोल डीएनए, सर्कुलर डीएनए। आपके बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया में भी राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है। बैक्टीरिया में भी 70 सेवटबर्ग वाला राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 सेवटबर्ग साइज वाला राइबोसोम है। बैक्टीरिया में भी टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए होते हैं। बात आ रही है समझने बेटा। तो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के कैरेक्टर 6 से 7 रिजेम्बलेंस करते हैं। बैक्टीरिया भी फिजन करता है, अमाइटोसिस करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी अमाइटोसिस करता है और फिजन करता है। ये 7 से 8 कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया के बैक्टीरिया के साथ मैच होते हैं, तभी हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के जैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और साइंटिस्ट कहते भी हैं कि शायद 8 से करोड़ों साल पहले 3.5 या 1.5 बिलियन ईयर्स एगो आपका यूकेरियोटिक सेल बना है। 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 1.5 करोड़ साल पहले साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद यह माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल का ऐसा नहीं था, ये अलग एक जानदार था जो डिपेंडेंट जानदार था, रेस्पिरेशन करता था, अपना खाना खुद बनाता था। तो माहौल चेंज हुआ, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो जानदार था ये अंदर आ गया एक बड़े से मैक्रोफेज सेल के अंदर, फिर ये इसका हिस्सा हो गया बड़े से सेल का जिसको आज यूकेरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बहरहाल आगे हम चलें तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बेटा, काम है रेस्पिरेशन करना। सर कौन सी रेस्पिरेशन, एरोबिक या एनारोबिक? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी बनाता है
तो इस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। माना ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो और उसके जरिए आपका खाना टूटे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में और एटीपी बने, तो इस अमल को बेटा हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना बेटा, आप जो भी सांस ले रहे हो, ये सांस, ये ऑक्सीजन गैस किधर जाती है? सेल में। सेल में कौन से ऑर्गेनेल में जाती है? ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन जाती है और वहां पे जाकर ये ऑक्सीजन करती है रिडक्शन बेटा। ऑक्सीजन जो है ये आपके ग्लूकोज का हाइड्रोजन एटम को लेती है, जिसके नतीजे में ये ऑक्सीजन जो आपने सांस में ली है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का हाइड्रोजन दोनों मिल जाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा एक। इस वेस्ट प्रोडक्ट को कहेंगे पानी, वाटर। आपके रेस्पिरेशन का ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर या पानी। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन से कहां से बनता है बेटा? ये ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। जब ग्लूकोज टूटेगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बात आ रही समझ में? तो रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में दो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर। तीसरा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको यूजफुल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हुआ है, ये जबेला हुआ है। इस बेटा प्रोडक्ट का नाम है एटीपी, एनर्जी, कॉमन करेंसी ऑफ सेल, जिसके ऊपर आपका सेल काम करता है, आपके ऑर्गेनेल काम करते हैं, हर काम होता है आपका एटीपी की वजह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एटीपी देता है सेल को। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ये पावर देता है सेल को। और ये पावर देता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, और बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, आगे हम चलें तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें तीन चीजें होती हैं इसकी स्ट्रक्चर में। एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर लेयर। बेटा ये देखो, ये स्ट्रक्चर है इसकी, इसका नाम है आउटर लेयर माइटोकॉन्ड्रिया की। दूसरी चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इनर लेयर। ठीक है बेटा, तीसरी चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ये पानी वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में टोटल बेटा तीन चीजें होती हैं, एक है आउटर लेयर, एक है इनर लेयर और तीसरी चीज है मैट्रिक्स। अब इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं आउटर लेयर पे। बेटा ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर है, नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है। आउटर जो लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये माइटोकॉन्ड्रिया को शेप देती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटेक्शन करती है। और ये जो लेयर है ये बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपोप्रोटीन की। बेटा लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है ये। ठीक है बेटा, आगे हम चले तो ये मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ये स्मूथ है सारी की सारी, और इसमें पोर्स होते हैं सीव लाइक। सीव माना छलनी होती है, छलनी, चाय जिसमें हम फिल्टर करते हैं, ऐसे उसमें सोराख होते हैं जिसमें चाय नीचे आती है, जो गंध होता है वो वहाँ पे होता है। तो ऐसे आपकी इस आउटर लेयर में सोराख होते हैं बेटा, ये सोराख, इन सोराखों को कहते हैं पोर। और इन सोराखों के अंदर कैरियर प्रोटीन होते हैं बेटा, इन पोर्स के अंदर कैरियर प्रोटीन होते हैं, और इन कैरियर प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पोरेंस। पोरेंस बेटा ये प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में खाना, चीज़ें अच्छी अच्छी अंदर लाते हैं, साइटोप्लाज्म से लाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के गंध को निकालते हैं बाहर। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कैरियर प्रोटीन, जिसको पोरेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये होता क्या है, आपका साइटोप्लाज्म में जो खाना पड़ा है, पानी पड़ा है ना बेटा, ये देखो ये सेल है आपका, और आपके सेल में साइटोप्लाज्म में पानी पड़ा है, खाना पड़ा है। इस खाने को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने वाले, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, लाने वाले कौन होते हैं? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोप्लाज्म में, ये खाना, फूड, ये चीज़ें उठा के अंदर लाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पोरेंस प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। ओके बेटा, आगे चलें। पोरेंस परफॉर्म ट्रांसपोर्ट। पोरेंस क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे चलें तो ये आउटर लेयर परमिएबल नेचर में होती है। आउटर जो लेयर है बेटा किसी को नहीं रोकती है, ये मतलब कि अच्छी है बहुत ही, किसी को मना नहीं करती है। भाई जो भी आना चाहे आओ भाई आओ, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाओ, सबका स्वागत है, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। ठीक है बेटा,
तो आपकी आउटर लेयर जो है ये क्या है, परमिएबल है, माना ये हर चीज को अंदर आने देती है, सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है ये। तो इसकी जो नेचर है ये परमिएबल नेचर है। और यही परमिएबल नेचर एक और लेयर की भी थी, सेल के बाहर होती है सेल वाल, बेटा सेल वाल भी परमिएबल नेचर की है। तो ये लेयर भी परमिएबल है जैसे कि सेल वाल होती है, ठीक है बेटा। आगे चले तो ये लिविंग है, लाइक सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल तो डेड लेयर थी, मगर ये लेयर लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये फास्फोलिपिड की बनी हुई है, इसमें लिग्निन मौजूद नहीं है। जिस चीज में लिग्निन नहीं है वो लेयर लिविंग होगी, ठीक है बेटा। आगे चले तो मेम्ब्रेन इज लिविंग लाइक बाय मदर हेरिडिटी। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा याद रखना, ये आपको बाप से मिलता है या मां से मिलता है? हम कहां से पैदा हुए? मां बाप से ना बेटा। हमारी बॉडी में जो भी सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहां से मिलता है? बाप से, मां से? बेटा ये मां से मिलता है। हमें जो भी सेल में ऑर्गेनेल मिलते हैं वो सारे ऑर्गेनेल मां से मिलते हैं। होता क्या है बेटा, बाप है या मेल जो होता है मेल, उसमें स्पर्म होती है बेटा, बच्चा बनाने के लिए बाप डोनेट करता है स्पर्म, ये स्पर्म है बेटा सेल। स्पर्म के अंदर याद रखना सिर्फ डीएनए होता है, डीएनए कितने 23 डीएनए बेटा। और आगे स्पर्म में होता है एक्रोसोम, ये स्पेशल लाइसोसोम को कहते हैं एक्रोसोम। और पीछे होता है स्पर्म के पीछे मिड रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये माँ का अंडा होता है एक, ये बहुत बड़ा होता है साइज में। एक के अंदर न्यूक्लियस भी है, 23 डीएनए होते हैं, और हर ऑर्गेनेल होता है एक के अंदर। बाप है ना, इसका स्पर्म आता है और ये एक के ऊपर अटैच होगा, फिर स्पर्म में आगे लाइसोसोम होगा जो एक की मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। फिर बाप का जो स्पर्म है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर जाता है एक के अंदर, और वो न्यूक्लियस जाके एग या मदर के अंडे के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज होता है। तो बाप देखो सिर्फ क्या देता है, डीएनए देता है एक को, 23 डीएनए बाप देता है, 23 मां देती है। ऐसे हमारी बॉडी में 40 डीएनए पूरे हो जाते हैं। हमारी बॉडी में 40 डीएनए बेटा, इसमें से आधे 23 डीएनए बाप ने दिए स्पर्म के जरिए, 23 डीएनए मां ने दिए अंडे के जरिए। क्लियर बात है? तो जेनेटिक मटेरियल में दोनों मां और बाप का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, पर ऑर्गेनेल के हिसाब से जो भी ऑर्गेनेल है वो सारे मां से मिले, हमें बाप से कुछ नहीं मिला है सिवाय डीएनए के। क्लियर है बात है? अब ये स्पर्म जो है उसका ये बाकी जो भी हिस्सा है वो बाहर रहता है। स्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर आता है अंडे के अंदर हमें बनाने के लिए। अब ये अंडा डबल हो गया है, डिप्लॉयड हो गया है, 40 डीएनए पूरे हो गए ना। अब इस अंडे का नाम चेंज होगा, इसका नाम पड़ेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट डिवाइड होगा, 1 से 2, 4 जो भी सेल बनेंगे बेटा, उन सारे सेलों में ऑर्गेनेल आपके अंडे के होते हैं, यानी कि आपके मां के होते हैं। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री को मालूम करना है, जन्म कुंडली को, तो हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, बाप पे या मां पे? हमें अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का किस पेरेंट से डीएनए से मैच करना होगा, मदर के डीएनए से या फादर के? एब्सोल्युटली मदर के डीएनए से, ठीक है बेटा। तो मदर का डीएनए, मदर माना अपनी नानी, उसकी अम्मा माना अपनी पड़ नानी, उसकी अम्मा माना आपकी पड़ नानी। ऐसे हम उसका डीएनए मालूम करते जाएंगे तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की तारीख पता चल जाएगी। क्लियर है बेटा बात? आगे चलते हैं। तो ये थे आपके आउटर लेयर जिसको हम डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं। आगे चलें इनर मेम्ब्रेन। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होती है इनर मेम्ब्रेन। बेटा इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये फोल्डेड लेयर है। बेटा ये देखें ब्लू कलर की ये फोल्डेड लेयर होती है, ये फोल्डेड लेयर है, ठीक है बेटा। ये इनर लेयर है और ये इनर लेयर भी लिविंग होती है। और इनर लेयर के इस एक एक फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन के एक फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं। ये बहुत सारे फोल्ड्स हैं, यानी कि बहुत सारे क्रिस्टी होते हैं इनर लेयर के अंदर। इनर लेयर फोल्डेड है, इरेगुलर इन शेप है, इनकम्प्लीट पार्टीशन, यानी कि कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, इनकम्प्लीट पार्टीशन है या फोल्ड है। इस फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी या फोल्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हो सके। ये फोल्ड इस वजह से है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कैरियर प्रोटीन आ सकें। इस क्रिस्टी लेयर के ऊपर बेटा
ये प्रोटीन की कतारें होती हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। और ये प्रोटीन होते हैं जिसको आगे हम पढ़ते हैं, ये सारे लिखे पढ़े, ठीक है बेटा। आगे चलें तो इसके फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस। रेस्पिरेशन में एक चौथा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें 32 एटीपी बनती है, और ये प्रोसेस सारा यहाँ पे होता है क्रिस्टी पे, जिसमें एटीपी बनता है, आपका एनर्जी बनता है। आगे चले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ कैरियर एंजाइम और प्रोटीन। जैसे कि बेटा आपकी क्रिस्टी लेयर पे ये शुरू में ये एक एंजाइम होता है या कैरियर प्रोटीन होता है। इस कैरियर प्रोटीन का नाम है एनएडी रिडक्टेज। दूसरा होता है एफएडी रिडक्टेज, एफएडी रिडक्टेज, एनएडी रिडक्टेज। फिर आगे एक और कैरियर प्रोटीन होता है कतार में। इस कैरियर प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, ठीक है ना बेटा। ऐसे ये 4-5 टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन होते हैं। ऐसे आगे एक प्रोटीन होता है आखिर में, और इस बेटा प्रोटीन का नाम है, ये बड़ा सा आपको ये चैनल दिखाई दे रहा है, इस चैनल या इस प्रोटीन को हम कहते हैं एटीपेज सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये सारे बेटा कैरियर प्रोटीन है। आपका एनएडी रिडक्टेज, एफएडी रिडक्टेज, साइटोक्रोम और एटीपेज सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये कैरियर प्रोटीन कहाँ होते हैं सर? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर में, इनर में? बेटा ये इनर लेयर में होते हैं, और इस इनर लेयर पे फोल्ड होते हैं। इस फोल्ड का नाम है क्रिस्टी। ये क्रिस्टी पे होते हैं आपके कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप? ग्लाइकोलाइसिस एसिटाइल क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ये करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर में। आपका एक अलग से एक चैप्टर है जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक। वहां पे हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिटेल में अच्छी तरह से वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलें। नेक्स्ट, ये लेयर भी आपकी इसी आउटर लेयर की तरह, सेल मेम्ब्रेन की तरह बेटा बनी हुई है लिपिडोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की। और ये लेयर भी लिविंग है सेल मेम्ब्रेन की तरह, मगर ये लेयर नेचर में सेल मेम्ब्रेन की तरह है, क्योंकि बेटा ये इनर लेयर है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर होती है। आउटर लेयर माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबल है, ये हर चीज को इजाजत देती है आउटर लेयर। इनर लेयर हर चीज को इजाजत नहीं देती है। इनर मेम्ब्रेन बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन की तरह। अब ये क्या करती है इनर मेम्ब्रेन, इसमें पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स हैं, ये जो चैनल हैं स्पेसिफिक होते हैं। ये उसी चीज को अंदर आने देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या पानी में, जिस चीज की माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत होगी उसी चीज को अंदर आने देंगे, नहीं तो ये लेयर किसी और चीज को एक्स्ट्रा को अंदर आने नहीं देती है। इस वजह से इस इनर लेयर को हम बेटा क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर लाइक सेल मेम्ब्रेन। आगे चलें, लाइक ए सेल मेम्ब्रेन इन नेचर एंड कंपोजिशन। आगे चलें बेटा, थर्ड रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया की जिसका नाम है मैट्रिक्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, माइटोकॉन्ड्रिया का जेल, माइटोकॉन्ड्रिया का शरबत, माइटोकॉन्ड्रिया का पानी वाला हिस्सा। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पानी वाले हिस्से को बेटा हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मेडिकल की टेस्ट में या कहीं भी टेस्ट में या कोई भी बंदा सवाल पूछे कि ये मैट्रिक्स कौन सी लेयर में है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में, आउटर लेयर में, तो आप क्या कहोगे बेटा? इनर लेयर में, इनर लेयर में। और ये इनर लेयर के अंदर होता है मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स क्या है, क्या भला है? मैट्रिक्स शेप है, जेल है माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा, और इस मैट्रिक्स के अंदर स्पेशल चीजें होती हैं। वो कौन सी? देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा पानी होता है भरा हुआ, और इस पानी के अंदर ये ब्लू कलर के, रेड कलर के, अलग अलग कलर के आपको दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, ग्रेन्यूल दाने दाने। ये दाने दाने सारा खाना होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये खाना कौन सा है सर? बेटा ये खाना होता है कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट पड़े हैं टुकड़े, आपकी शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सारा खाना होता है, फैट्स वगैरह, ठीक है ना, ऑयल्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें होती हैं। पानी भी होता है, क्लियर है बेटा। और इसके साथ साथ इसमें स्पेशल चीजें भी होती हैं 3। वो कौन सी? थोड़ी ध्यान देना बेटा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए। ये देखो ये डीएनए है, और ये डीएनए हेलिकल नहीं है, ये गोल है, सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है बेटा, बहुत सारे मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए।
और इस डीएनए को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये डीएनए ऐसा है जैसा बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है। और बैक्टीरिया के अंदर देखो, ये बेटा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। कहाँ बनाऊं, कोई जगह ही खाली नहीं है, सर ने तो सब बोर्ड भर लिया है। चलो, ये बैक्टीरिया है बेटा। देखो, बैक्टीरिया के अंदर दो किस्म के डीएनए, एक होता है ये हेलिकल डीएनए, ये मेन डीएनए बैक्टीरिया का, ये एक ही होता है बैक्टीरिया में, ठीक है ना। दूसरा होता है बैक्टीरिया में गोल गोल सा डीएनए, नन्ना मुन्ना सा डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए बैक्टीरिया में एक भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। और ये गोल से डीएनए को हम कहते हैं, बैक्टीरिया के इस गोल से डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड, दूसरे लफ्जों में, या इस प्लाज्मिड को तीसरे लफ्जों में कहते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। बड़ा देखें, ये बैक्टीरिया का गोल डीएनए और ये माइटोकॉन्ड्रिया का गोल डीएनए सेम है स्ट्रक्चर में। तो ये इस वजह से कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक शायद 8 से 1.5 करोड़ साल पहले एक अलग जानदार था, एक बैक्टीरिया था इंडिपेंडेंट। एवोल्यूशनरी वक्त हालात चेंज हुए, बेचारा मजबूर हो गया, फिर ये आ गया एक बड़े से सेल में, और ये इस बड़े से यूकेरियोटिक सेल में इसका ऑर्गेनेल बन गया, इसके ऊपर ही डिपेंड हो गया। बात आ रही समझ में? अच्छा जी, तो इसके पास खुद का डीएनए है, सर्कुलर गोल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरी चीज अपनी खुद की है, वो है राइबोसोम। इसके अंदर खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम होता है 77 वर्ग साइज वाला। आपके यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है ना, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, वो 87 वर्ग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है 77 वर्ग साइज में। और ये सेम ही राइबोसोम है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया में भी राइबोसोम 77 वर्ग होता है। अब राइबोसोम के दो टुकड़े होते हैं, एक होता है लार्ज सबयूनिट, एक स्मॉल। माइटोकॉन्ड्रिया का लार्ज सबयूनिट होता है राइबोसोम का, इसकी साइज होती है 57 वर्ग, और छोटे से टुकड़े की स्मॉल सबयूनिट की साइज होती है 37 वर्ग, ठीक है ना बेटा। अच्छा, आगे चलें। तीसरी चीज होती है इस मैट्रिक्स में, इसका नाम है आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का आरएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 3 चीजें खुद की हैं बेटा, डीएनए, गोल, और दूसरा राइबोसोम 77 वाला। तीसरी चीज होती है आरएनए। चलो, तो ये चीजें 3 जिसमें भी होंगी उस ऑर्गेनेल को कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। मजे वाली बात बेटा, एक ट्रिक है आपके लिए, वो ये कि जिस भी ऑर्गेनेल में खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, खुद का आरएनए होगा, वो ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। जैसे देखो, प्लास्टिड में खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम है, तो प्लास्टिड आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये तीनों चीजें खुद की हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, बाकी भले आगे नहीं है, डीएनए तो है ना बेटा, तो वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्लियर है बात है। बाकी ऑर्गेनेल देखो, पैराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल, इनके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं ये। इसके बाद खुद की वो चीज़ें नहीं है। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो अब मैट्रिक्स में क्या है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये चीज़ें सारी होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल बात बेटा, अब आते हैं काम पे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जी एरोबिक रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन के जरिए रेस्पिरेशन करना, उसे रेस्पिरेशन कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके नतीजे क्या होगा, आप जो सांस ले रहे हैं ये ऑक्सीजन अंदर आएगी, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, जाके रेस्पिरेशन करेगी, जिसके नतीजे में आपका शुगर टूटेगा और शुगर से एटीपी बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया टोटल 34 एटीपी बनाता है बेटा। कितनी एटीपी? 34। अब थोड़ा बेटा ध्यान देना, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन अभी हमारे अंदर हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन के टोटल 4 स्टेप्स हैं बेटा, 4 स्टेप। एक स्टेप होता है, इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप होता है एसिटाइल कोएंजाइम है। तीसरा स्टेप होता है रेस्पिरेशन, इसका नाम है क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। चौथा स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ये 4 स्टेप है रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन के। इसमें से जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन, वो होता है साइटोप्लाज्म में। बाकी जो रेस्पिरेशन के 3 स्टेप हैं, एसिटाइल कोएंजाइम स्टेप, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बेटा 3 स्टेप रेस्पिरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। बात आ रही समझ में? और इन 3 स्टेप में से ये जो 2 स्टेप है, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब साइकिल, ये 2 स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के पानी वाले हिस्से में। आखिरी स्टेप है रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ये स्टेप होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर में, इनर लेयर के फोल्ड के ऊपर, इस फोल्ड का नाम है क्रिस्टी।
इस क्रिस्टी के ऊपर होता है आखिरी स्टेप रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये प्रोसेस होता है इन कैरियर प्रोटीन्स के जरिए। क्लियर है बात बेटा? इसके नतीजे में टोटल 34 एटीपी बनती हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओवरऑल जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज टूटेगा ना, उससे 36 एटीपी बनती है, 36। ये नेट एटीपी है। वैसे तो ओवरऑल 38 बनती है, 2 खर्च होती है ना एटीपी, आपका सेल खर्च भी करता है रेस्पिरेशन शुरू करने के लिए। इस वजह से 38 में से 2 खर्च जो किए हैं सेल ने उसको माइनस करेंगे, बाकी जो बचत होगी एटीपी की वो 36 एटीपी होती है। वो 36 एटीपी कहाँ बनती है? देखो बेटा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी आपको मिलती है आपके सेल को। ये तो हो गई साइटोप्लाज्म बात, 2 एटीपी को छोड़ दो फिलहाल। क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी बनती है बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे होता है ना आपकी क्रिस्टी पे, यहाँ पे 32 एटीपी बनती हैं, ठीक है बेटा। तो 32 एटीपी बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 2 एटीपी बनती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यहाँ होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो टोटल 32 और 2 34 एटीपी बनती हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जब माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है। कौन सी? एरोबिक रेस्पिरेशन। और आप अभी जो सांस बाहर निकाल रहे हो बेटा, सांस बाहर ही है, ये सांस जो बाहर निकाल रहे हो इसमें क्या निकाल रहे हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन गैस भी किसने बनाई है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया ने। किससे बनाई है सर? बेटा ये कार्बन से बनाई है माइटोकॉन्ड्रिया ने, ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज में देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन पड़ा है, यही कन्वर्ट होता है CO2 में। और दूसरा ये ग्लूकोज का हाइड्रोजन है, ये मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ जो आप सांस में ले रहे हो, जिससे बनता है पानी। ये 2 वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन से आप एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन या सांस को बाहर निकालते हो बाहर। पानी जो बनता है वो आप पसीने की फॉर्म में या पेशाब की फॉर्म में बाहर निकालते हो। बात आ रही समझ में? अच्छी जो चीज़ बनती है माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इस वजह से कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल को एनर्जी का मॉलिक्यूल देता है, और उस एनर्जी के बेटा मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी। आपका सेल आपकी हर एक चीज एटीपी की वजह से काम करती है। एटीपी एक यूं समझो पैसा है, पैसा दोगे बंदे को तो बंदा काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। बात आ रही समझे? तो ऑर्गेनेल भी सेल के तभी काम करेंगे जब ऑर्गेनेल को पैसा मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी का नाम है एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करता है सेल को, पावर देता है, ये बिजली देता है पूरे सेल के ऑर्गेनेल को। आपका सेल का न्यूक्लियस, पेरोक्सोसोम, ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये जो भी ऑर्गेनेल काम करते हैं ये एटीपी की वजह से काम करते हैं। इनकी काम में एटीपी खर्च होती है, एनर्जी, और एटीपी देने वाला, एनर्जी देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। तभी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। चलो जी बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के? 4 स्टेप में से 3 स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें से आपके मैट्रिक्स में होते हैं ये 2 प्रोसेस, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है क्रिस्टी पे। अब ये तीनों प्रोसेस क्या हैं, कैसे होते हैं, इनको हम अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपका अगला चैप्टर है, ये टॉपिक बहुत बड़े हैं बेटा, अलग अलग तकरीबन पौने घंटे का एक टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह। इनको हम अलग से अलग एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो अच्छी तरह मेहनत करें बेटा, खूब अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जीरो नहीं हो, आप एक दिन ज़रूर हीरो बनोगे, हीरो नंबर 1, ठीक है ना बेटा। उसके लिए आपको क्या करनी होगी? मेहनत, और पढ़ाई को फन समझो, एंजॉय करो पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ वो नहीं है कि भाई कौन पढ़ेगा, इतना टॉपिक है, रट्टा है, ये चीज़ नहीं। देखो मैं कैसे एंजॉय कर रहा हूँ चीज़ों को, ऐसे एंजॉय करो, पढ़ो, और पढ़ने के साथ समझो एक एक लाइन को। जैसे मिसाल बुक में एक लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में, बस रट्टे की जरूरत नहीं है, ये बात अपने जहन में डाल दो, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म रेस्पिरेशन। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन करना। सही। कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जबरदस्त। ऐसे देखो कॉन्सेप्ट बनाओ सिंपल, और घुस जाओ टॉपिक की एक एक लाइन में, अच्छी तरह से उसको समझो। कोई पढ़ाई मसला ही नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा। टॉपर जो होते हैं बच्चे वो पढ़ते हैं दिन रात, आप भी ऐसे पढ़ो, टॉपर बनोगे। मैं भी आपकी तरह वीक स्टूडेंट, आज देखो आज भी वीक ही हूँ, पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपर बनो, अच्छे बनो, मेहनत करो। फिर
जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बनो या ना बनो, पर ये मेहनत आपकी रागा नहीं जाएगी। आप जो 5-5, 6-6 घंटे स्टडी करोगे ना, वो चीज़ें आगे भी आपको काम आएंगी। यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी शॉप में जाओगे, वो मेहनत की हुई होगी, पढ़ाई की होगी, आप अडाप्ट होंगे, बॉडी आपकी उसमें अडाप्ट होगी, वहाँ पे आप और खूब मेहनत करोगे, कामयाबी और ज़्यादा आपके कदम चूमेगी।